नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे ही होंगे और अच्छे से अपने आगामी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इसी क्रम में मैंने हिंदी एवं शिक्षण अभिरुचि से संबंधित एक सीरीज चलाई हुई है। तो मैं एक चैप्टर हिंदी से और एक चैप्टर शिक्षण अभिरुचि से, वो बाल विकास से, जो बाल मनोविज्ञान या शिक्षा शास्त्र है, उससे कराती हूँ। तो आजकल हम बाल विकास वाला चैप्टर करा रहे हैं। बाल विकास क्या है और बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छे से करा दिया है। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पहले पिछली देख लें, तभी आगे बढ़ें, तभी आपकी समझ में अच्छे से आएगा। आशा करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगती होंगी, और अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। जो मेरी वीडियो को देखते हैं वो अपने दोस्तों में शेयर नहीं करते हैं, तो ज़रूर उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, फिर हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए बनाऊंगी। जो कमियां रह जाती हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके कमेंट करें। तो चलो शुरू करते हैं आज के चैप्टर को। आज है बाल विकास के सिद्धांत। इससे पहले मैंने बाल विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं और किस अवस्था में क्या बच्चा, कितना उसका विकास होता है, क्या वो कर सकता है, कितनी पढ़ाई कर सकता है, ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। कि सबसे जटिल अवस्था, जो विकास की सबसे जटिल अवस्था मानी जाती है, वो किशोरावस्था मानी जाती है। इसको किशोरावस्था को तूफान काल या और कई नामों से इसको जानते हैं। तो ये आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है, आप पिछली वीडियो देख लें और तभी आप। तो बाल विकास के सिद्धांत कौन कौन से इसके सिद्धांत हैं? तो पहला है, बाल विकास के सिद्धांतों में कई सिद्धांत हैं इसके। तो पहला है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का मतलब होता है कि बच्चा अपनी अपनी जाति के अनुसार, मतलब जो जिस जाति का होगा, अब बच्चा तो जानवर का भी हो सकता है, हाथी का भी हो सकता है, तो बच्चा अपनी जाति के अनुसार समान रूप से बढ़ता है। पर यहाँ बात हो रही है बाल विकास की। बाल मतलब बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है, तो बच्चों के विकास की बात हो रही है। तो बच्चों का विकास कई विद्वान माँ के गर्भ से ही, मैंने आपको पहले बता दिया कि गर्भ से ही मानते हैं कि गर्भ के टाइम ही बच्चों का विकास शुरू हो जाता है, गर्भधारण से पूर्व। और गर्भधारण के जब बच्चा जन्म लेता है उस टाइम तो वो एक अचेतन मतलब अवस्था में होता है, उसे इतना, पर जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो उसका विकास शुरू होता है। तो कैसे सभी बच्चों का विकास एक समान प्रतिरूप में होता है। समान प्रतिमान का मतलब होता है कि सभी बच्चों का एक समान, ऐसे नहीं कि गांव में पैदा होने वाले बच्चे के पहले दूध के दांत आ रहे हैं और शहर में पैदा होने वाले बच्चे के बगल के दांत आ रहे हैं। इसका मतलब ये होता है, अब किसी भी देश में हो, किसी भी गांव में हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी समुदाय के हो, सभी बच्चों के सबसे पहले दूध के दांत ही आएंगे। किसी के तो आजकल जल्दी आ जाते हैं, कई बच्चे एक आधे हज़ारों में एक ऐसे भी होते हैं जिनके जन्म के समय ही आगे के दांत आए होते हैं माँ के पेट से ही। लेकिन बच्चों के ज़्यादातर 5वें-6वें महीने में दूध के आगे के दांत आते हैं, पहले दूध के दांत जिसको हम बोलते हैं। तो आप कहने का समान प्रतिमान, समान का मतलब होता है कि समान रूप से, चाहे आप किसी जाति धर्म के हो, किसी समुदाय के हो, किसी भी देश में हो, चाहे यहाँ हो, अमेरिका में हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, तो बच्चों का सबसे पहले दूध के दांत ही आएंगे। जब बच्चा पैदा होगा तो वो एक मतलब अबोध अवस्था में एक जैसा ही होगा। सबसे पहले उसको दूध की ही ज़रूरत होगी, फिर वो अपने माँ को ही देखेगा सबसे पहले, या उसके सबसे पहले दूध के दांत आएंगे। सबसे पहले वो सिर ही खड़ा करेगा। सिर खड़ा करना, सबसे पहले सिर का विकास होता है। देखा होगा बच्चा जब लेटा होता है तो सबसे पहले वो गर्दन खड़ी करना, सिर खड़ा करना, उठाना शुरू करता है। सबसे पहले सिर का विकास होता है। चलने से पहले बच्चा खड़ा होना, और कहीं भी हो, आप किसी भी जात समुदाय में, पहले बच्चा घुटनों के बल चलेगा, कहीं भी हो, किसी भी देश में हो, किसी भी समुदाय में हो, और उसके बाद वो घुटनों के बल से वो खड़ा होना सीखेगा। सहारे से खड़ा होगा, फिर खड़ा होना ऐसे ही बिना सहारे के सीखेगा, और फिर धीरे धीरे वो चलना सीखेगा। इस कहने का मतलब है कि आप चाहे किसी जाति समुदाय से हो, चाहे किसी देश प्रांत में हो, तो बच्चों का विकास समान रूप से ही होता है, जो नॉर्मली जो बच्चे होते हैं। तो दूसरा है
इसके सिद्धांत में बाल विकास के कुछ प्रमुख सिद्धांत जैसे निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का मतलब होता है कि विकास कभी निरंतर मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। माँ के गर्भ से शुरू हो गई और मृत्यु पर्यंत क्या होता रहता है विकास, कुछ न कुछ। मैंने ये आपको पहले चैप्टर में बता दिया कि विकास होता ही रहता है, मतलब कभी ना रुकने। ये सिद्धांत है समान प्रतिमान का या निरंतरता का। निरंतरता का मतलब होता है कि कभी न रुकने वाली प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है। एक उम्र से दूसरी में गए, दूसरी में तीसरे में गए, एक स्टेज से दूसरी स्टेज में, शैशवावस्था से बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में, किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, ये वृद्धावस्था में जब भी गए, लेकिन विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। हर स्टेज पे कुछ ना कुछ बच्चा सीखता रहता है, सीखता रहता है। ऐसा नहीं कि एक जगह आकर के अब उसने सीखना छोड़ दिया। वृद्धि और विकास में यही फर्क है, वृद्धि एक उम्र के बाद रुक जाती है और विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसको कहते हैं निरंतरता। माँ के गर्भ से शुरू होकर यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। एक छोटे से नगण्य आकार से अपना जीवन प्रारंभ करके हम व्यक्तित्व के हर पक्ष को, व्यक्तित्व के सभी पक्षों जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आज संपूर्ण सभी का विकास निरंतरता के गुण के कारण भली भांति संपन्न होता है। मतलब हर प्रकार का जो विकास होता है जब निरंतर चलता रहता है तभी ये अच्छे से हो पाता है। अगला सिद्धांत है वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। वैयक्तिक अंतर का मतलब होता है कि मतलब एक समान होता है, बच्चों में विकास तो एक समान होता है। वो तो सारे बच्चों का पहले मैंने बता दिया कि चाहे किसी देश में हो, किसी जाति में हो, किसी व्यवस्था से, सबसे पहले तो आगे के दूध के दांत आएंगे। चलने से पहले बच्चा खड़ा होना ही सीखेगा, चाहे जहाँ मर्जी रहे। लेकिन जो व्यक्तिगत अंतर होते हैं, व्यक्तिगत अंतर का मतलब जो व्यक्तिगत अंतर होते हैं, सभी बच्चा एक दूसरे से क्या होता है, भिन्न होता है। तो कोई बच्चा क्या हो जल्दी चलना सीख जाता है, 1-2 महीने पहले चलना सीख जाएगा। तो कई बच्चे लेट चलना, कोई 1.5 साल में चलना सीखते हैं, कई 10 महीने में ही चलना सीख जाते हैं, कई साल में बोलना शुरू कर देते हैं और कई 2 साल तक बोलते ही नहीं हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नता होती है, व्यक्तिगत तौर पर उनमें क्या होती है, भिन्नता होती है। लेकिन शुरुआत जो शुरू होगा एक समान का मतलब एक जैसे ही शुरुआत होगी। कि तो सारे बच्चे छोटे में पहले ऐसे नहीं कि सभी स्पष्ट आवाज़ में और सीधे सीधे लंबी लंबी लाइनें एक साथ बोलेंगे, नहीं, सारे बच्चे पहले एक एक शब्द बोलना शुरू करेंगे, फिर एक के बाद दूसरे पे आएंगे, दूसरे के बाद तीसरे पे आएंगे। चाहे देर से शुरू करें चाहे जल्दी शुरू करें, लेकिन करेंगे उसी अनुसार, उसी स्पीड के अनुसार। व्यक्तिगत भिन्नता जैसे कोई बच्चा बहुत ज़्यादा तेज बुद्धि वाला होता है, दिमाग वाला, वो बचपन से ही उसमें वो दिमाग दिखने लग जाता है, मेधावी होता है। कई बच्चे सामान्य होते हैं, जैसे मीडियम जो बच्चे होते हैं वो सामान्य रूप से सीखते हैं। लेकिन कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मंद गति के, जो मतलब दिखने में तो नॉर्मल है, सामाजिक विकास उनका नॉर्मल हुआ, लेकिन बुद्धि का विकास उतना नहीं हो पाता है। जैसे आगे चल करके वो पढ़ाई लिखाई में इतनी जल्दी, कई बच्चे देखा होगा बहुत जल्दी सीख जाते हैं पढ़ना लिखना, एक बार भी बोलो तो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। लेकिन कई बच्चे सामान्य रूप से सीखते हैं, ज़्यादातर बच्चे सामान्य रूप से सीखते हैं। वो बहुत तेज सीखने वाले भी बहुत कम होते हैं और मंद बुद्धि वाले भी बहुत कम होते हैं। लेकिन जो मीडियम वाले होते हैं, जो सामान्य होते हैं, वो ही उनकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है। तो वैयक्तिक अंतर आप समझ गए होंगे कि वैयक्तिक अंतर किसको कहते हैं। इस सिद्धांत में विकास और वृद्धि में व्यक्तिगत अंतर होता है। एक बालक वृद्धि और विकास के दृष्टि से किसी अन्य बालक के समरूप नहीं होता, मतलब एक जैसे बिल्कुल नहीं होते कि सबकी वृद्धि भी एक जैसी हो और विकास भी एक जैसे हो। हर किसी के विकास में क्या, हर कोई सामान्य तो कोई बालक क्या होता है, मंद बुद्धि। मैंने आपको बता दिया हर किसी का विकास एक जैसा नहीं होता है। कोई किसी का बहुत तेज गति से होता है, कोई बहुत जल्दी किसी चीज़ों को कैप्चर कर लेता है, पकड़ लेता है, बहुत जल्दी सीख जाता है, किसी को जल्दी सीखा, कोई सीखता तो है लेकिन धीरे मंद गति से। और कई ऐसे होते हैं मंद बुद्धि के कि वो सीख ही नहीं पाते कोई चीज़, उनको तो बहुत अलग ढंग से उनको सिखाना होता है मुख्य धारा में लाने के लिए। अगला है विकास की क्रम की एक रूपता। ये मतलब चाहे मैं एक रूपता का मतलब एक रूप से ही वो समान प्रतिमान ही जैसा है कि एक रूप से ही विकास होगा। जैसे सबसे पहले बच्चों की वृद्धि एवं विकास सिर से प्रारंभ होती है। मैंने बताया ना कि सबसे पहले बच्चों का सिर, जब बच्चे सोए होते हैं तो सब लेटे होते हैं तो सबसे पहले उनके किस चीज़ का सिर उठाना सीखते हैं वो,
उठ खड़े होना तो बाद में सीखेंगे, पहले सिर उठाना सीखते हैं। तो सबसे पहले सिर से ही विकास प्रारंभ होता है। चाहे आप किसी भी जगहों में रह रहे हो, किसी भी देश में, किसी भी प्रांत में, चाहे गांव में, चाहे शहर में, कहीं भी रह रहे हो, लेकिन ये एक रूपता हर जगह एक जैसे ही बच्चों का वृद्धि एवं विकास होगा। शुरू में शैशव अवस्था में किस बच्चों का विकास बहुत तेज़ी से होता है। मतलब जब बच्चा पैदा होता है और पैदा होने से 3 साल तक वो बहुत तेज़ी से कोई चीज़ सीखते हैं, जल्दी सीखते हैं, कोई चीज़ बोलना सीख जाते हैं, जल्दी चलना सीख जाते हैं, जल्दी खाना सीख जाते हैं। और कुछ पढ़ाई लिखाई भी सिखाओ तो वो जल्दी से, एक जैसे उनको घर में बोलते जाओ, पोयम बोलते जाते हैं तो वो दोहराते जाते हैं, तो बहुत जल्दी वो सीख जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी क्लासों में जाएंगे, जैसे जैसे वो बाल्यावस्था की तरफ जाते हैं, तो उनकी सीखने की गति पहले की तुलना में क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है, मंद हो जाती है। तो ये सब कुछ सामान्य बच्चों पे एक जैसा ही होता है, एक जैसी ही गति उनकी रहती है। अगला है विकास की दिशा का सिद्धांत। दिशा का मतलब होता है, विकास की दिशा का सिद्धांत, इसका मतलब होता है कि जैसे विकास हमेशा इसके सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है। बच्चा मतलब हमेशा एक पूर्व निश्चित दिशा में ही, पहले से एक निश्चित दिशा में ही विकास होता है। अब जब छोटा बच्चा होता है वो सबसे पहले अपने हाथों को चलाएगा, पूरे हाथों को इधर उधर फैलाएगा। जैसे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे जब 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का होगा तो सबसे पहले वो दूसरी तरफ पलटना शुरू करेगा। एक जैसे सीधा लिटाया हुआ है तो दूसरी तरफ पलटना शुरू करेगा। पूरे हाथों को चलाना, एक तरफ से पूरे हाथों को चलाना शुरू करेगा और धीरे धीरे वो हाथों से फिर अंगुलियों की तरफ उसका कुछ चीज़ों को पकड़ना शुरू किया। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले सिर और भुजाओं की गति पर वो एक दिशा में, मतलब सारे बच्चे, वो कहने का मतलब ये है इनका कि एक दिशा में चाहे आप किसी देश, प्रांत, भाषा, समुदाय, चाहे जिसका भी बच्चा हो, कोई जात व्यवस्था किसी का भी हो, तो बच्चों का सबसे पहले सिर पर नियंत्रण करना शुरू करता है, फिर हाथों पे नियंत्रण शुरू करता है। हाथों से जैसे लेटे बिस्तर पे लेटे बच्चा इधर उधर कोई खिलौना डाला होगा तो उसको पकड़ने के लिए हाथों से चलेगा, हाथों को इधर उधर हिलाना शुरू करेगा। तो एक दिशा में वो हमेशा क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चे एक जैसे ही आगे, मतलब उनका विकास होता है। विकास लंबवत न होकर के क्या होता है, बस वार्तालाकार होता है। जैसे मतलब इसको बाद में करेंगे वार्तालाप का। इसको पहले परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो परस्पर संबंध के से संबंधित है कि विकास के सभी आयाम, विकास के जितने भी आयाम का मतलब होता है कि अब किस किस चीज़ का विकास होता है। मैंने आयाम आपको पहले बता दिए हैं कि विकास के कौन कौन से आयाम होते हैं। विकास के सभी आयाम जैसे शारीरिक है, मानसिक है, शरीर बढ़ रहा है, दिमाग मन से बढ़ रहा है, समाज में एडजस्ट करना सीख रहा है, संवेग पर नियंत्रण करना सीख रहा है, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। विकास के सभी आयाम एक दूसरे से संबंधित होते हैं। मतलब जो स्वस्थ बच्चा होगा उसका शारीरिक विकास अगर अच्छे से होगा तो उसका दिमागी विकास भी अच्छे से होगा। दिमाग का अच्छा विकास होगा तो वो अपने दिमाग से सामाजिक विकास भी उसका अच्छा होगा, समाज में एडजस्ट करना अच्छे से सीख जाएगा। अगर सामाजिक विकास अच्छे से होगा तो संवेगात्मक विकास भी अच्छे से होगा। तो संवेग मैंने आपको बता दिया था, जैसे किसी को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है तो वो अपने संवेगों पे कंट्रोलिंग को, खुशी जताना, दुख, आश्चर्य, घृणा, इनको बोलते हैं संवेग। तो संवेग का विकास भी अच्छे से होगा। मतलब विकास के सभी आयाम एक दूसरे से संबंधित होते हैं। और कई बच्चे जैसे शरीर से कमज़ोर होते हैं या कोई बीमारी से ग्रसित हो गए बचपन से ही, तो उनका अगर शारीरिक विकास अच्छे से नहीं होगा तो दिमागी विकास भी अच्छे से नहीं होगा। तो दिमाग का विकास नहीं होगा तो उनका सामाजिक, फिर दिमाग अच्छे से काम नहीं करेगा तो सामाजिक विकास भी नहीं होगा। सामाजिक विकास अच्छे से नहीं होगा तो संवेगात्मक विकास भी नहीं होगा। तो इसलिए विकास के हर आयाम एक दूसरे से संबंधित होते हैं। सबसे पहले तभी तो कहते हैं बच्चे का अच्छा पालन पोषण हो, ताकि उसका शरीर अच्छे से, शारीरिक विकास अच्छे से हो, उसका रहन सहन, उसका पालन पोषण, साफ सफाई, खान पान अच्छे से हो, तो उसका शारीरिक विकास अच्छे से होगा, तो उसका दिमागी विकास भी अच्छे से
होगा। तो एक दूसरे से ये संबंधित होते हैं। इनमें से किसी एक आयाम में न होने वाले विकास का सभी आयामों पर पूरी तरह प्रभावित करते हैं। अगर इनमें से किसी एक भी आयाम का विकास नहीं हो रहा है, कि शारीरिक विकास नहीं हो रहा है, तो उसका सब पे असर पड़ेगा। या मानसिक विकास नहीं हो रहा है तो सब जगह उसका असर पड़ेगा। सामाजिक विकास अगर नहीं हो रहा है तो उसका असर उसके दिमाग पे भी पड़ेगा, संवेगों पे भी पड़ेगा। मतलब हर एक दूसरे से क्या होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है तो वो शारीरिक एवं सामाजिक विकास की दृष्टि से भी काफ़ी आगे बढ़े होते हैं। जो बच्चे शारीरिक रूप से स्वस्थ, मैंने अभी बताया ना, औसत रूप से अधिक उनका शरीर स्वस्थ लंबा चौड़ा होता है तो वो दिमागी और सामाजिक रूप की दृष्टि से भी काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी ओर एक क्षेत्र में पाई जाने वाली न्यूनता दूसरे क्षेत्र में प्रगति में क्या हो जाती है, बाधक बन जाती है। शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक, बौद्धिक दृष्टि से भी पीछे रह जाते हैं ये बच्चे। हर उसमें मैंने बताया ना, एक चीज़ में अगर कमी होगी तो हर चीज़ में वो कमी दिखेगी आपको। अगला है एकीकरण का सिद्धांत। बालक पहले संपूर्ण अंग और फिर अंग का एक भाग चलाना सीखता है। ये मैंने आपको पहले बताया कि पहले बच्चे संपूर्ण अंग, पहले सिर उठाना सीखेगा, पहले हाथ, पूरा हाथ चलाना सीखेगा। एकीकरण का ये मतलब होता है कि पहले हाथ चलाना सीखेगा और फिर धीरे धीरे हाथों के अन्य भाग, पहले हाथ से इधर उधर चीज़ों को डालेगा, फिर हाथों से पकड़ना, उसको अंगुलियों को चलाना सीखेगा, अंगुलियों पर कंट्रोल करना सीखेगा। तो पहले पूरे शरीर कहने का मतलब है कि पहले संपूर्ण अंग और फिर अंग के एक एक पार्ट्स को चलाना बच्चा सीखता है, तो इसको कहते हैं एकीकरण। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। बच्चे के मतलब जब छोटा बच्चा होता है उसके विकास और वृद्धि को देख करके, बचपन में ही उसके विकास और वृद्धि को, उसकी शारीरिक वृद्धि किस प्रकार से होती है, दिमागी विकास किस प्रकार से हो रहा है, सामाजिक विकास समाज में वो कैसे घुल मिल रहा है, संवेगात्मक विकास कैसे हो रहा है, इस सब को देखते हुए बच्चा आगे जा करके कितना इसकी वृद्धि और विकास होगा, इसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। कहते हैं ना, पूत के पाँव पालने में ही नजर आते हैं, ये एक मुहावरा है। तो यही है कि बच्चे के बचपन में उसके विकास को देखते हुए, उसके वृद्धि और विकास को देखते हुए पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। कई कहते हैं ना कि बच्चों को कि ये बड़े होकर साइंटिस्ट बनेगा, कई कहते हैं बड़े होकर डॉक्टर बनेगा। तो इस प्रकार से बच्चों के वृद्धि एवं विकास को देख करके एक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। अगला है विकास लंबवत न होकर के वार्तुलाकार होता है। कैसे वार्तुलाकार होता है, तो ये इसका मतलब होता है कि किसी एक अवस्था में वो तेज़ी से आगे, मतलब बच्चा ऐसे नहीं है कि अगर बचपन में बहुत तेज़ी से उसका दिमाग चल रहा है तो बाल्यावस्था, मैंने बोला ना, अगर बचपन में शैशवावस्था में तेज़ी से उसका दिमाग चलता है तो बाल्यावस्था में आते आते वो गति क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। किसी एक अवस्था में वो तेज़ी से आगे बढ़ता है तो उसी गति से आगे बढ़ते हुए उसी गति से आगे रहे, ये ज़रूरी नहीं है कि, बल्कि अपनी विकास की गति को कभी वो धीमा करते हैं और एक वर्षों में थोड़ा मतलब कभी उसकी गति रुक जाती है और कभी क्या हो जाती है, तेज होती है। ऐसे नहीं कि हमेशा उसके विकास और वृद्धि की दर एक समान रहे। जैसे एक अवस्था में ठीक है, ठीक ठाक है, तो अगले ज़रूरी नहीं है कि अगले में भी वो इतने ही तेज़ी से विकास करेगा। वो क्या हो जाता है, कभी रुक जाता है, कभी तेज। लेकिन जिसका दिमाग तेज होता है, जिस बच्चे की वृद्धि और विकास तेजी से अच्छे से होती है, तो वो आगे ही और बच्चों से आगे ही रहता है। तो अगला है अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांतों में वृद्धि एवं विकास पे सबसे ज़्यादा असर पड़ता है उस वातावरण और वंशानुक्रम का। वंशानुक्रम मतलब जैसे पीछे आपके वंशानुक्रम, जैसे आपके जीनों के देखे होंगे, जिनके माता पिता छोटे होते हैं, कद काठी में छोटे होते हैं, उनके बच्चे भी अक्सर छोटे ही होते हैं। ऐसे नहीं कि सभी होते हैं, सभी तो नहीं होते हैं, कोई एक आधा लंबे भी निकल आते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे छोटे ही होते हैं। जिस घर में जिनके माता पिता दिमाग से तेज या किसी प्रोफेशनल में जुड़े होते हैं, जो अच्छी पोस्टों पे होते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई IAS है, PCS है, तो माता पिता दोनों होंगे, तो उनके बच्चे भी पढ़ने में तेज होंगे। सारे नहीं, ऐसे ज़रूरी नहीं कि सारे ही होंगे, वैसे तो सभी बच्चों का तो अपना अलग दिमाग होता है, लेकिन वंशानुक्रम का बहुत फर्क इस पर पड़ता है।
माँ की तरफ से हो चाहे पिता की तरफ से, दोनों जगहों से अगर मतलब बहुत अच्छी इनकी वंशानुक्रम में बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत दिमागशाली हैं, तो ज़रूर बच्चे पर इसका असर पड़ता ही पड़ता है। वो तो कभी कभार होता है कि एक आध बच्चे ऐसे निकल आते हैं कि माँ बाप तो अच्छे अच्छे ऑफिसर लाइन में हैं, लेकिन बच्चा तो ऐसा होता है कि क्लास में ही पास नहीं होता है। तो वो शरारती किस्म के बच्चे होते हैं, दिमाग तो होता है उनका, लेकिन दिमाग वो किसी और दिशा में लगा देते हैं। दिमाग तो उसी स्पीड से चलता है, दिमाग वो किसी और दिशा में लगाते हैं, तो जहाँ लगाना चाहिए वहाँ तो उन्होंने दिमाग का यूज किया नहीं, कहीं और कर दिया, तो वो शरारती किस्म के होते हैं, इसीलिए वो पीछे रह जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर होते हैं कि वो बच्चे जिनके जो आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों के बच्चे होते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि उनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़े लिखे तो वो, उन पे दिमाग तो था, लेकिन वो अपने गरीबी के कारण पढ़ नहीं पाए। लेकिन दिमाग तो बहुत तेज था, दिमाग का विकास तो उनका भी हुआ, तो उस दिमाग का असर तो उनके बच्चों पे भी आएगा। तो बच्चों को अगर माहौल ठीक मिला, वातावरण ठीक मिला, तो बच्चे बहुत आगे, उनके और आगे निकल जाते हैं। तो वातावरण का, जिस वातावरण में आप रहते हो, जिस माहौल में रहोगे, अच्छे माहौल में रहोगे, अच्छी परवरिश मिलेगी, अच्छे माहौल में रहोगे, अच्छे समाज में रहोगे, तो उसका बच्चे के वृद्धि एवं विकास पे सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। तो ये हो गया। अब अन्य सिद्धांतों में आता है, एक था पुनर्बलन का सिद्धांत, जो डॉलर और मिलर ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत का जैसे बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिगम करना पड़ता है, मतलब कुछ सीखना। डॉलर और मिलर ने कहा है कि बच्चे क्या होता है, बच्चे जैसे जैसे विकास होता है अधिगम करता जाता है, मतलब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो वो कुछ ना कुछ सीखता जाता है। अधिगम करना मतलब सीखना, तो वो सीखता जाता है। जैसे जैसे वो सीखेगा, जैसे जैसे वो नई नई चीज़ें सीखेगा, तो वैसे वैसे उसके दिमाग पे क्या आएगा, इसका असर आएगा, उसको उस चीज़ की जानकारी होगी। और सीखने से बच्चा सामाजिक बनेगा, सीखने से उसके दिमाग का विकास होगा। ये उन्होंने अपने पुनर्बलन के सिद्धांत में दिया है कि अगर हम बच्चे को प्रोत्साहित करें, कुछ दें, मतलब ये कुछ सीखने के लिए, पुनर्बलन देने का मतलब क्या था कि कुछ देने के लिए, कुछ सिखाने के लिए कुछ दें, उसको पुरस्कार दें, शाबाशी दें, कुछ दें, उसको कुछ मिले, तो वो जल्दी उसको सीखेगा। जल्दी सीखने का मतलब उसके दिमाग को तेज़ी से, दिमाग को क्या करेगा, यूज़ करेगा, और दिमाग का उस प्रकार से विकास होगा। तो बच्चे क्या करते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं, अपनी आवश्यकता, जैसे जैसे उनकी आवश्यकताएं, ज़रूरतें होंगी, उस ज़रूरतों की पूर्ति के लिए वो क्या करेंगे, अधिगम करेंगे, सीखेंगे, और जितना वो सीखेंगे उतना उनका क्या होगा, विकास होगा। तो विकास का मतलब ये है कि हम नई चीज़ें सीखते जाएं और समाज में अपने आप को समायोजित करते जाएं। तो अगला है अधिगम, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। लेकिन बंदोरा और ये क्या है, वाटसन का, बंदोरा और वाल्टर्स ने कहा है कि बच्चा अपने सामाजिक, इन्होंने केवल वातावरण में जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि बच्चा केवल अपने सामाजिक, केवल वातावरण संबंधी कारकों को ही इन्होंने महत्व दिया, कि बच्चा वंशानुक्रम से नहीं सीखता है या उसको प्रोत्साहन दे के वो नहीं सीखता है, बच्चा अपने वातावरण से सीखता है। जिस परिवेश में बच्चा रहेगा, जिस वातावरण में रहेगा, जिस माहौल में रहेगा, बच्चा वही सीखता है। और सबसे इन्होंने कहा कि बच्चे पर सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है वातावरण का, माहौल का। जिस माहौल में रखोगे, और वो तो अक्सर होता है कि जिस माहौल में हम बच्चे की परवरिश करेंगे, उसका उस पर बहुत ज़्यादा असर है, वंशानुक्रम से ज़्यादा असर वातावरण का बच्चों पे पड़ता है। जिस माहौल में रहोगे, जो भाषा हम बोलेंगे, जैसे परिवार होगा वैसे बच्चा होगा, जैसे समाज होगा वैसे वो ज़रूर सीखेगा। तो अगला है, अब है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बाल विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो बाल विकास की प्रक्रिया के आंतरिक एवं बाह्य कारक होते हैं। एक आंतरिक कारक होते हैं जो मतलब आंतरिक रूप से बच्चे को प्रभावित करते हैं, जो बच्चों का विकास जो होता है, और एक बाह्य कारक होते हैं जो बाहरी रूप से बच्चे को प्रभावित करते हैं।
पहला है आंतरिक। आंतरिक कारक में आता है वंशानुगत कारक, शारीरिक कारक, बुद्धि हो गया, और संवेगात्मक कारक और सामाजिक कारक। बाह्य कारक उसके बाद में, पहले वंशानुगत कारक कौन कौन से होते हैं? तो वंशानुगत कारक का मतलब होता है जैसे बालक का रंग रूप, जैसे माँ बाप गोरे हैं तो उनके बच्चे भी गोरे होंगे, माँ बाप का रंग सांवला है तो बच्चों का रंग भी सांवला होगा, माँ बाप अगर लंबे चौड़े हैं तो बच्चे भी लंबे चौड़े होंगे, माँ बाप अगर छोटे ठिकने हैं तो बच्चे भी वैसे होंगे। कहने का मतलब होता है कि अब जरूरी नहीं माँ बाप कई दादा दादों पे जाते हैं, कभी नाना नानों पे जाते हैं, कोई अपने मामाओं पे, कोई चाचाओं पे, ऐसे वंशानुक्रम का बहुत फर्क बच्चे पे उसके कद काठी पे पड़ता है, रंग रूप पे पड़ता है। रंग रूप, आकार, शारीरिक गठन, ऊंचाई इत्यादि का निर्धारण क्या करते हैं? अनुवांशिक गुण करते हैं। अनुवांशिक तौर पे बच्चे अपने परिवार के सदस्यों जैसे ही कई बारी हो जाते हैं। अब कोई होगा जो अपने परिवार, जिसके मम्मी पापा छोटे हैं और वो लंबा निकल आएगा, लेकिन ज़्यादातर वो अपने परिवार के सदस्यों पे ही जाते हैं बच्चों के अनुवांशिक। और अनुवांशिक में कई बच्चे अपने दादा दादी लंबे होंगे तो माँ बाप छोटे होंगे, तो बच्चे लंबे भी हो सकते हैं, तो उनकी क्या हुए अनुवांशिक गुण, वो अपने दादा दादी जैसे हो गए। तो उसकी बालक के अनुवांशिक गुण उसकी वृद्धि एवं विकास, उसकी वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। अनुवांशिक गुण भी उसकी वृद्धि एवं विकास को प्रभावित कर देते हैं। अगर बच्चे, मैंने बता दिया कि माँ बाप अगर गोरे चिट्टे होंगे तो बच्चे भी हो सकते हैं, और माँ बाप अगर सांवले होंगे तो बच्चे भी सांवले होते हैं। इसी प्रकार माता पिता के अन्य गुण भी बच्चे में अनुवांशिक तौर पे आते हैं। इससे जैसे प्रतिभाशाली माँ बाप के बच्चे प्रतिभाशाली ही होंगे, जरूरी तो नहीं है लेकिन होते हैं, अक्सर जरूरी हो जाते हैं। वैसे प्रतिभाशाली बच्चों के, माँ बाप के बच्चों का दिमाग तेज ही होता है, पर कई बारी वो शरारतें जैसे होते हैं ना, बच्चों बिगड़ जाते हैं और वो गलत आदतों में पड़ जाते हैं, इसलिए वो पीछे रह जाते हैं, पर अक्सर ऐसा होता है। तो कोई अन्य बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से, फिर बच्चा प्रतिभाशाली बच्चा जरूरी नहीं है कि जो बच्चा, तो ये मैंने बता दिया कि बच्चे अपने अनुवांशिक गुणों के कारण अपने पेरेंट्स जैसे या अपने दादा दादी या जो भी है अपने परिवार के सदस्यों जैसे दिमागी तौर पर भी और शारीरिक रूप से भी होते हैं। दूसरा होता है शारीरिक कारण। जो बालक जन्म से ही दुबले पतले, जैसे जन्म से कोई दुबले पतले होते हैं या बीमार होते हैं या कमज़ोर होते हैं या किसी अन्य बाधा से पीड़ित होते हैं, उनकी तुलना में स्वस्थ एवं सामान्य बच्चे, उनका विकास जल्दी होना स्वाभाविक होता है। जो बच्चे जन्म से ही जैसे किसी बीमारी से ग्रसित हैं या दुबले पतले हैं या किसी अच्छे पालन पोषण उनका नहीं हुआ, तो उनकी तुलना में जो सामान्य बच्चे होते हैं उनका विकास अच्छे से हो पाता है। अगला होता है बुद्धि। बुद्धि को अधिगम, जैसे सीखने की योग्यता कहा जाता है। बुद्धि अगर तेज होगी तो सीखेंगे जल्दी, अगर बुद्धि का विकास नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि बच्चे धीरे कम सीखेंगे। तो बुद्धि को अधिगम की योग्यता, समायोजन की योग्यता, निर्णय लेने की क्षमता, और बच्चे समाज में किस प्रकार से समायोजन करेंगे, अपने दोस्तों के साथ कैसे वो व्यवहार करेंगे, समाज में हर प्रकार के व्यवहार को समायोजित करने का जो मुख्य कारक है वो बुद्धि ही है। अब बालक अपने परिवार, समाज और विद्यालय में अपने आप को किस तरह समायोजित करता है, यह उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है। तो ये तो मेन क्या हो गया, कारक हो गया। अगला है संवेगात्मक कारक। संवेगात्मक मतलब बालक में जिस प्रकार के संवेगों का जिस रूप में भी विकास होगा, वो उसके सामाजिक, मानसिक और नैतिक, शारीरिक और भाषा संबंधी विकास को पूरी तरह से प्रभावित करेगा। यदि बालक अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का है, भयभीत रहता है, अथवा यदि उसमें ईर्ष्या की भावना है, वैमनस्यता की, मतलब हर किसी से दुश्मनी लेता है, अभावना अधिक है, तो उसके विकास की प्रक्रिया पर इसका प्रभाव पड़ेगा, इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उसका विकास अच्छे से, जो लड़ाऊ झगड़ालू किस्म के होते हैं तो उनका दिमागी विकास अच्छे से नहीं होता है, और दिमागी विकास अच्छे से नहीं होगा तो उनका शारीरिक विकास भी उसमें रुक जाएगा। तो अगला है सामाजिक कारक। सामाजिक प्रकृति, जैसे बच्चा जितना अधिक सामाजिक रूप से संतुलित होगा, समाज में मतलब संतुलित व्यवहार करना वो सीख जाएगा, हर माहौल में खुद को
ढालना वो सीख जाएगा तो वो बच्चा, उसका प्रभाव उसके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भौतिक आदि पर क्या पड़ेगा, उसका प्रभाव पड़ेगा। और सामाजिक दृष्टि से कुशल बालक अपने वातावरण से दूसरों की अपेक्षा अधिक सीखता है। सामाजिक दृष्टि से जो कुशल बालक होता है वो अन्य बालक अपने वातावरण से दूसरों की अपेक्षा अच्छे से सीखता है। वातावरण मतलब जिस माहौल में, जिस समाज में आप रह रहे हैं, तो उससे वो जो ऐसे बच्चे होंगे जो समाज में एडजस्ट करना सीखते हैं, तो वो समाज से कुछ सीखते भी हैं, अच्छाई भी उसके सीखते हैं। अगला है बाह्य कारक। अब बाह्य कारक कौन कौन से हैं? पहले हैं जैसे गर्भावस्था के दौरान माता का स्वास्थ्य एवं परिवेश। गर्भावस्था के दौरान माता का स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, कैसा उसका परिवेश गर्भावस्था और शारीरिक मतलब अच्छा रहेगा, तो वो बच्चा भी क्या होगा, स्वस्थ होगा। स्वस्थ सुडौल बच्चा पहले से ही स्वस्थ होगा, तो जो बच्चा जन्म के समय स्वस्थ होगा तो उसका विकास भी अच्छे से होगा। जीवन की अन्य घटनाएं, जैसे जीवन में घटनाओं पर बालक में प्रभाव पड़ता है। जैसे यदि बालक के साथ अच्छा व्यवहार, जैसे बचपन में होता है ना, कई बच्चे, जैसे कई पेरेंट्स आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो उसका बच्चे के विकास पर बहुत अधिक प्रभाव। जिन परिवारों में लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते हैं या पेरेंट्स में होते रहते हैं, या उसको वो माहौल नहीं मिल पाता है, वो प्यार नहीं मिल पाता है, बच्चा जो मिलना चाहिए था, तो उसका बचपन वो क्या हो जाता है, उसके जीवन पर आने वाले जो, जब वो बड़ा भी हो जाएगा तो इसके जीवन पे इसका बहुत गलत असर पड़ता है। और ऐसे माहौल में पले बच्चों का वृद्धि एवं विकास कुछ सामान्य बच्चों से रुक जाता है, वो पीछे रह जाते हैं, तो इसका भी फर्क पड़ता है। बालक के बचपन में घर परिवार का पालन पोषण का बहुत अधिक, उनका खान पान अच्छा होगा। जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, उनको बचपन में हर चीज़ खाने को मिलेगी, अच्छे साफ सफाई मिलेगी, अच्छे कपड़े मिलेंगे, उनकी ज़रूरत की चीज़ें उनको मिलेंगी, तो जाहिर सी बात है उनका विकास अच्छे से होगा, उनकी बुद्धि पर इसका फर्क पड़ेगा। स्कूल में जाएंगे, हर ज़रूरत पूरी होगी, अच्छे स्कूलों में रहेंगे, तो उसका उनके वृद्धि और विकास पर फर्क पड़ेगा, तो उनका जल्दी अच्छे से होगा। गांव में रहने वाले बच्चों के का वृद्धि और विकास कम होता है शहर में रहने वाले बच्चों से, क्योंकि उनको उतनी सहूलियत नहीं मिल पाती है, इतनी ज़रूरतें उनकी पूरी नहीं हो पाती हैं, इसका कारण है। तो बच्चे का स्वास्थ्य, जिस बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, जो बच्चा स्वस्थ रहता है, उसका विकास अच्छे से होगा, उसकी बुद्धि काम अच्छे से होगी, वृद्धि भी होगी अच्छे से, उसका विकास बाहरी और आंतरिक दोनों चीज़ों का विकास अच्छे से होगा। और भौतिक कारण, भौतिक परिवेश, जैसे जिस परिवेश में आप रहते हैं, ऐसे शोर शराबे, जहाँ फैक्ट्रियाँ हैं या ऐसे शोर शराबे वाले धुओं, ऐसी चीज़ों में, प्रदूषणों में रहते हैं, तो वहाँ पे उसकी वृद्धि और विकास रुक जाएगी। तो अच्छे जैसे भौतिक वातावरण भी अच्छा होना चाहिए, अच्छा वातावरण मिले, अच्छा समाज मिले, तो ऐसे में बच्चों का क्या होता है, विकास अच्छे से हो पाता है। सामाजिक और आर्थिक परिवेश भी बच्चे के वृद्धि और विकास पर प्रभाव डालते हैं। जो बच्चे, मैंने अभी बताया था, जो आर्थिक रूप से संपन्न परिवारों में जो बच्चे होते हैं, उनको तो हर ज़रूरत उनकी पूरी हो जाती है, तो वो स्वस्थ रहते हैं, उनको ऐसी चीज़ की टेंशन नहीं होती कि अब ये लेना, अब वो लेना। लेकिन जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों के जो बच्चे होते हैं, उनकी ज़रूरत कहाँ से पूरी होगी, उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं, तो वो अगर माना चाहें किसी अच्छे स्कूल में पढ़ना, तो वो वहाँ नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनके दिमाग में वही रहती है कि मेरा दोस्त तो वहाँ पढ़ रहा है, मैं यहाँ हूँ, तो उसका वृद्धि और विकास रुक जाता है। उस प्रकार से उसका वृद्धि और विकास नहीं होता है। अब मैंने बता दिया वृद्धि और विकास पे वातावरण और वंशानुक्रम का संयुक्त परिणाम है। वातावरण और वंशानुक्रम दोनों का संयुक्त परिणाम है वृद्धि और विकास। फर्क इस पे पड़ता है दोनों को मिला करके। आई होप दोस्तों आपकी समझ में ये चैप्टर अच्छे से आ गया है। जो रह गया हो तो उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना, और अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करना। जो नहीं आए हैं मेरे चैनल पे, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त को पहले सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करने के लिए कहना। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे अब इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे।